नमस्कार, मैं हूं अजीत मिश्रा और आप देख रहे हैं द रिएक्शन न्यूज। अदालत में क्लाइंट के लिए कृष्ण बनकर खड़े होना चाहिए अधिवक्ताओं को। फेयरनेस, गाइडेंस, इंश्योरेंस और लर्निंग का पाठ पढ़ाया, जमकर तालियां बजी। न्यायाधिपति भगवती प्रसाद शर्मा आज अनूपपुर जिले में जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे और उन्होंने इस बार में उन्होंने जो कहा कि सत्य की हमेशा विजय होती है। यह सही है कि हमेशा सत्य ही जीतता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि न्यायालय में सत्य कभी पराजित भी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ सत्य अकेला होता है, संगठित नहीं होता। सत्य के विजय के लिए जिस स्तर की तैयारी की जानी चाहिए वह नहीं की जाती है। महाभारत के मैदान में पांडवों के साथ भगवान कृष्ण थे, लेकिन कलयुग में कृष्ण जी हमेशा और हर जगह नहीं आ सकते। इसलिए आपको स्वयं उच्च स्तर की तैयारी करनी चाहिए। अदालत में क्लाइंट को न्याय दिलवाने के लिए अधिवक्ता ही कृष्ण है। उपरोक्त विचार उच्च न्यायालय के पोर्टफोलियो जज न्यायाधिपति श्री भगवती प्रसाद शर्मा ने जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में व्यक्त किया। शपथ ग्रहण समारोह में शपथनिक श्रीमती रंजना शर्मा के साथ सम्मिलित हुए और जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमती माया विश्वलाल, जिला पंचायत के सीईओ श्रीमती अर्चना कुमारी, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संतोष सिंह, दिनेश नारायण पाठक, अखंड प्रताप सिंह के साथ एसडीएम दिलीप पांडे, एडीजी एसपी जेपी मरकाम, एसडीएम कमलेशपुरी सहित अधिवक्तागण और पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने आशुतोष मुखर्जी के दृष्टांत का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि उनके सामने एक बिल लाया गया जो अरेबिक में था। उसके ट्रांसलेशन से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अरब देशों से पुस्तकें मंगाई और 4 महीने अरेबिक भाषा सीखी। अधिवक्ताओं को क्लाइंट को रिलीफ दिलवाने के लिए या उसे न्याय दिलवाने के लिए अदालत में खड़े होने से पहले पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। अपने पेशे के प्रति पूर्ण ईमानदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्ण ईमानदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जूनियर अधिवक्ताओं को सीनियर्स से गाइडेंस लेना ही पर्याप्त नहीं है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। न्यायाधिपति श्री शर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब कोई केस अधिवक्ता तक आता है तो उसे यह पता होता है कि यह मामला कोर्ट में नहीं टिकेगा। इसके बावजूद अधिवक्ता क्लाइंट को एश्योर करता है कि तुम जीत जाओगे और निर्णय तुम्हारे पक्ष में ही होगा। उन्होंने एक किस्से के माध्यम से ऐसे आचरण पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि एक व्यक्ति को बच्चा नहीं हो रहा था। किसी के बतलाने पर वह भैरव बाबा के मंदिर गया। उसने सोचा कि रोज मंदिर कौन आएगा। वह भैरव बाबा की मूर्ति ही घर उठाकर लाया। साल भर खूब उनकी पूजा की, रोज हलवा पूड़ी का प्रसाद चढ़ाया, लेकिन 1 साल बाद तक बच्चा नहीं हुआ तो उसने भैरव बाबा जी की मूर्ति के पास भैंस लाकर बांध दी। किसी ने पटाखा फोड़ा तो भैंस खूंटा उखाड़कर भाग खड़ी हुई। साथ में भैरव जी की प्रतिमा भी भैंस के साथ दुर्गा मंदिर तक पहुंच गई। तब दुर्गा मैया ने पूछा कि अभी तक कहाँ थे, तो भैरव बाबा ने बच्चे वाला हिस्सा लाया। दुर्गा मैया ने कहा कि जब तुम्हें पता था कि उसे 7 जन्म तक बच्चा होने का योग नहीं है तो क्यों तुमने उसके यहाँ मुफ्त का हलवा पूड़ियाँ खाते रहे। अधिवक्ताओं को पता होता है कि वह इस केस में कुछ नहीं होना है। इसके बावजूद भी क्लाइंट को सही सलाह नहीं देना पेशे से ईमानदारी नहीं होती है, तो सही सलाह इससे छवि खराब होती है और लोगों का भरोसा खत्म होता है। हम आपको बता दें कि श्री शर्मा ने फेयरनेस जैसे महत्वपूर्ण बिंदु को भी स्पष्ट करने के लिए तुलसीदास जी और गणेश जी की कहानी सुनाते हुए कहा कि अभय श्री राम सीता के लिए तुलसीदास जैसा समर्पण था, वैसे ही आपका कमिटमेंट सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। उन्होंने अधिवक्ताओं से अपील की कि सीखने पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, सतत अध्ययन और सीखने की ललक होनी चाहिए। इससे पूर्व जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमती माया विश्वलाल, दिनेश नारायण पाठक, अखंड प्रताप सिंह, अधिवक्ता अखिलेश सिंह, हनुमान शरण तिवारी, राजेश द्विवेदी ने अपने विचार व्यक्त किए। जिलाध्यक्ष संतोष सिंह ने उद्घाटन भाषण देते हुए मंचासीन अतिथियों का भावपूर्ण स्वागत किया। आभार प्रदर्शन राम कुमार राठौर ने किया। इससे पहले अपने उद्बोधन से पहले उन्होंने जिला अधिवक्ता संघ के निर्वाचित पदाधिकारी अध्यक्ष संतोष सिंह, सचिव राम कुमार राठौर सहित सभी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के सदस्यों का शपथ दिलाकर और गोपनीयता की शपथ दिलाकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। हम आपको सुनाते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ता न्यायाधिपति श्री भगवती प्रसाद शर्मा ने क्या कहा है और इस पूरे इनके जो सारांश भाषण है उसे सुनिए और समझिए कि क्या अनूपपुर जिले के अधिवक्ताओं और हम जैसे सारे अधिवक्ताओं को इससे सीख करके न्याय के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। यह लड़ाई अन्याय और न्याय के बीच की है। न्यायाधिपति श्री शर्मा ने आज
अपने उद्बोधन में उन सारे तथ्यों को उजागर किया जो तथ्य वाकई में एक अधिवक्ता के लिए किसी लेशन या किसी अध्ययन से नहीं थे। अगर उनके इस पूरे 19 मिनट के भाषण को सही ढंग से सुना जाए तो अधिवक्ताओं को किसी पीएचडी या डॉक्टरेट की जरूरत नहीं होगी, और अगर इसे उन्होंने पालन कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि लोगों को न्याय मिलने में भी कहीं कोई कमजोरी नहीं। आप भी सुनिए कि क्या कहा न्यायाधिपति ने। अब सभी अपन गोपनीयता की शपथ लेंगे। मैं संतोष कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के अध्यक्ष के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। अपना वक्तव्य प्रारंभ करूं। मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने यहाँ बुलाकर और मेरा आत्मीय और हृदय की गहराइयों से जो स्वागत किया है, ये हमेशा जीवन में सभी याद रहेगा। आपका प्रेम और स्नेह, आपकी एकजुटता ये बताती है कि ये माँ नर्मदा की भूमि कितनी पवित्र और अतुल्य है। मंचासीन रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज माया बिस्लाल, नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री संतोष सिंह परिहार जी, जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती अर्चना कुमारी, मेंबर ऑफ द स्टेट बार श्री अखंड प्रताप सिंह, श्री ब्रजेश नारायण पाठक जी, फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश श्री लड़िया जी और जिला न्यायालय के सभी सम्माननीय न्यायाधीशगण, कोतमा जिला स्थापना से पधारे जिला न्यायाधीश श्री दुबे जी और उनकी टीम, साथ ही जिला कोतमा स्थापना से अध्यक्ष श्री मिश्रा जी और उनकी पूरी टीम, सभी सीनियर एवं जूनियर सम्मानीय अधिवक्तागण, हमारे जिला न्यायालय के सभी परिवार के सदस्य, पुलिस विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, इस मंच से हमारे अधिवक्तागण ने कई मांगें रखी। सबसे पहले उन पर विचार करें। जहाँ तक जिला न्यायालय के नए भवन की बात है, उसका एक प्रोसेस है। मुझे नहीं मालूम कि अभी उसकी क्या स्थिति है। सबसे पहले हमारी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज PWD से संपर्क करें अगर प्रपोजल नहीं गया है तब। और एक चूंकि आपके पास मैं देख रहा हूँ बहुत ज़मीन है, ये जनरली इतने मैं कई जिलों में गया हूँ, इतनी ज़मीन इतनी छोटे ज़िले में इतनी ज़मीन नहीं देखने को मिली। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन आपके पास बहुत है और खाली है। अगर अलॉट नहीं है तो प्रशासन से आराम से रिक्वेस्ट करके कराई जा सकती है। तो DPR बनवाए पूरा, आजकल एक पूरा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत कितनी आवश्यकता है उस हिसाब से DPR बनवाए, DPR भेजें हाई कोर्ट, वो कमेटी में रखी जाती है और उसके बाद में गवर्नमेंट के लिए सेंक्शन के लिए जाती है। तो एक लंबा प्रोसेस है। अगर प्रारंभ कर दिया गया हो तब बहुत अच्छी बात है। आप बताइए कि किस लेवल पे है, हम प्रयास करेंगे। नहीं किया है तो इसको प्रारंभ कर दीजिए। तो जब भी आपका अवसर आएगा, आपका नंबर आएगा, तो मान के चलिए कि वो जिला न्यायालय की मांग आपकी पूरी होगी, तो उस प्रोसेस को प्रारंभ कर दीजिए। दूसरी मांग जो रखी थी शूटर सेट की, तो मुझे साल और श्रीफल के साथ में वो जिम्मेदारी भी सौंपी है जो लिखित में रखी है मेरे पास। तो मैं इसको ज्ञापन को आगे बढ़ाऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी कराने का मैं प्रयास करूंगा।
बाकी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बार के और बेंच के इतने अच्छे संबंध हैं कि शायद ही बहुत कम जगह देखने को मुझे मिले हों। बड़ी हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज भी मतलब बार को लेके हमेशा जो मेरी अभी कल से बात हुई, इसके अलावा पहले भी अक्सर बात होती है तो हमेशा प्रयास करते हैं। एक हमारे अधिवक्ता ने अभी बोला कि हमारे बार के सदस्य ने बोला कि कुछ रिलीफ नहीं मिलती जो मिलना चाहिए। बात सही है, रिलीफ का केस है तो बिल्कुल मिलना चाहिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन क्या आपकी उस लेवल की तैयारी है? क्या आपका उस लेवल का आर्गूमेंट है? क्या आपने उतनी मेहनत की है? नो डाउट केस है देने लायक, लेकिन आपको भी अपने गलेबान में झांक कर देखना होगा कि हम किस फुटेज पे खड़े हैं, क्या हमारी उस स्तर की तैयारी है, क्या हमने मेहनत करके वो सब पेश किया है कोर्ट के सामने। केवल कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, आप लोगों की भी बराबर की जिम्मेदारी है, बल्कि मैं कहूँगा ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं तो उस स्तर की तैयारी भी आपकी होना चाहिए। और न्यायालय हमेशा जब तक तैयारी आपकी उस लेवल की नहीं होगी तो उनसे अपेक्षा मत करिए कि वो सब कुछ देख के और फिर आपकी फेवर में ऑर्डर करें। आपको तैयार होकर आना पड़ेगा। चूंकि आज ये प्रोग्राम एडवोकेट्स का है, शपथ यहाँ पर हुई है और इसलिए हम थोड़ा सा एडवोकेट की ही बात करेंगे। और जैसे मंच के संचालन में जो कहा गया कि इतिहास नहीं नाम देखिए, तो हम उन नामों पर भी विचार करेंगे जो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लेके आए, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव लेके आए, आपका जीवन कुछ चेंज हो। हम थोड़ी सी उसकी बात करेंगे। एक एडवोकेट के जीवन में क्या होना चाहिए जो उसको पूर्ण बनाए, किस स्तर की तैयारी होना चाहिए, उससे कुछ प्रेरणा आपको जरूर मिलेगी। तो हम बात करेंगे फेयरनेस की, हम बात करेंगे कमिटमेंट एंड लीडरशिप की। जूनियर्स के प्रति कि उनको सीनियर से किस तरह से गाइडेंस लेना है। और एक अधिवक्ताओं में एक चीज और होती है, एश्योरेंस। पक्षकारों को क्या एश्योर करते हो आप, किस तरह से करते हो, किस मामलों में करते हो, उसकी भी बात करेंगे। और अंततोगत्ता हम सत्य की बात करेंगे, ट्रुथ की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कमिटमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस क्या होना चाहिए। एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि लर्निंग प्रोसेस की कोई एज नहीं होती। ये हमेशा निकाल दो कि मैं तो अब 60 साल का हो गया, 50 का हो गया, अब तो जीवन के अंतिम चरण में हूँ, मेरा तो स्टेशन आने वाला है। ये बिल्कुल भी आपके पेशे के प्रति ये न्याय नहीं करता। जिस स्टेज पे है वहीं से तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पिछले जीवन में क्या, पिछले समय में क्या किया, आगे क्या करना है, इसके लिए आपकी तैयारी प्रारंभ कर दी। एक मैं दृष्टांत देना चाहूँगा डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी का। बड़े मैथमेटिक्स थे, इनके कुछ थ्योरम भी हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे और इन्होंने जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में थे तो बहुत सारे उनके महत्वपूर्ण व्यक्तियों को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें नोबेल प्राइज C.V. रमन, उनको भी इंट्रोड्यूस आशुतोष मुखर्जी ने किया। इसके अलावा जो नरेंद्र नाथ उनके सहपाठी थे, तो बाद में लंदन भी गए पढ़ने के लिए और लौट के आए और इन्होंने लॉ किया और कलकत्ता हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुए। एक बिल का मामला था और जो बिल थी वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी। आशुतोष मुखर्जी को अरेबिक नहीं आती थी, दोनों तरफ से उसके तर्जुमा पेश हुए थे, उनके ट्रांसलेशन पेश हुए थे। लेकिन जो ट्रांसलेट पेश हुए थे वो थोड़ा कन्फ्लिक्ट थे, उससे मतलब जो मूल जो बिल थी उसका आशय प्रकट नहीं हो रहा था। उन्होंने उस केस को 3 महीने के लिए पोस्टपोन किया। एक अरेबिक टीचर लगाया, अरब से किताबें मंगाई, पढ़ा और 4 महीने बाद उस मैटर को डिसाइड किया। ये होता है कमिटमेंट। वो भी अपने अंतिम वो चाहते तो उसी पे विश्वास कर सकते थे,
वो भी रिटायरमेंट के उस पे थे, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए जहां हो वहीं से आगे बढ़िए। पहला संदेश आपके लिए ये है। दूसरा, सीनियर से गाइडेंस। मैं अपने जूनियर साथियों को कहना चाहता हूं कि गाइडेंस तो देंगे वो, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। मैं इस बात को एक दृष्टांत के माध्यम से समझाना चाहता हूं। एक जैतवार नामक स्थान पर गौतम बुद्ध की सभा हो रही थी। उसमें एक युवक आता था और पिछले कई सालों से वो उस सभा को अटेंड कर रहा था। उसने गौतम बुद्ध से मिलने का समय चाहा, उसको समय मिला। उसने कहा, तथागत, मैं कई वर्षों से आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, मेरे साथी लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ गए, क्या कारण है कि मैं वहाँ जहाँ खड़ा हूँ वहीं खड़ा हूँ, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? तब तथागत ने उनको एक दृष्टांत सुनाया, ये आपके जीवन में आपको परिवर्तित करेगा। बोला, तुम कहाँ के हो? तुम्हारे भाषा से नहीं लगता कि तुम यहाँ के हो। तो उसने कहा कि मैं यहाँ का नहीं, मैं श्रावस्ती का रहने वाला हूँ। चलिए ये बताइए कि श्रावस्ती कोई जाना चाहे तो आप उसको कैसे गाइड करेंगे? तो बोले, बहुत आसान है, गंगा नदी पार करिए, गंगा के किनारे किनारे चलिए, आगे एक पहाड़ी मिलेगी, उस पहाड़ी से दाएं मुड़िए और थोड़ा 12 किलोमीटर चलने के बाद में श्रावस्ती पहुंच जाएंगे। तो तथागत ने उनसे कहा, क्या केवल बताने से कोई व्यक्ति श्रावस्ती पहुंच जाएगा? बोले, नहीं, चलना तो पड़ेगा। आप प्रवचन सुन रहे हैं हमारे पिछले कई सालों से, केवल प्रवचन सुनने से परिवर्तन नहीं होगा, उस मार्ग पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो सीनियर आपको गाइडेंस जरूर देंगे, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। केवल गाइडेंस से आपकी प्रगति, उन्नति और प्रभावशील व्यक्तित्व तो निखर जाएगा, ऐसी कल्पना बिल्कुल मत करिए। आपको उस मार्ग पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। इसके अलावा एश्योरेंस। कोई पक्षकार आपके पास आता है, आपको फर्स्ट डे ये समझ में आ जाता है कि ये मामला कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाने लायक है कि नहीं, क्या इसके मामले में इसको विजय मिलेगी, ये आपको पहले दिन पता होता है। ये जानते हुए भी कि ये कोर्ट ऑफ लॉ में मामला ले जाने के लायक नहीं है, आर्थिक जो पहलू है उसको सेंट्रलाइज बीच में रखते हुए आप सलाह देते हैं कई बार कि नो योर केस इज वेरी गुड, और आप कोर्ट में चलिए, आपको सफलता मिलेगी। उसका कारण बहुत सारे हैं, आप लोग जानते हैं। इस बारे में मैं आपको एक अपनी बात एक दृष्टांत से समझाना चाहता हूँ। भक्तमाला में उसका वर्णन है। एक दंपत्ति था, उसके कोई संतान नहीं थी, बहुत दुखी था। किसी ने सलाह दी कि गांव के बाहर एक मंदिर है और वहाँ भैरव जी भी हैं, दुर्गा जी के साथ में बाहर। अगर आप भैरव जी की पूजा करो तो आपको 100% पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी। उसने कहा, कितने समय तक करनी? बोले, 1 साल तो कम से कम लगातार करनी पड़ेगी। तो उसको लगा कि मंदिर थोड़ा दूर है, आने जाने में बड़ी परेशानी होगी। तो रात को गया और भैरव बाबा जी को उठा के घर में ही ले आया और घर में रखकर उसने लगातार 1 साल पूजा की। डेली खीर पूड़ी और सब पकवान खिलाए, अगरबत्ती, धूप, दियाबत्ती, जो कर सकता था पूरा किया। 1 साल निकल गए। किसी ने कहा कि 6 महीने और करके देख लो। 6 महीने और किया पूजा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उसको बड़ा गुस्सा आया, बोले बेकार है। उसने क्या किया कि वो भैरव बाबा को उठा के जमीन में गाड़ दिया, उसे अपनी भैंस बांध दी। एक दिन क्या हुआ कि रास्ते से बारात निकली तो बैंड की आवाज सुनकर के भैंस थोड़ा सा बिदक गई और वो जोर से उसने झटका मारा और भैरव बाबा के साथ में खचीटते हुए और लास्ट में जाके दुर्गा जी के मंदिर पर रुकी वो। तो माँ दुर्गा ने उनसे पूछा, भैरव बाबा इतने दिनों से कहाँ थे आप, दिखाई नहीं दे रहे हो, ये क्या हाल है आपका? तो भैरव बाबा ने कहा कि ये बताया कि ऐसे ऐसे चक्कर में, तो जब 1 साल से पूजा कर रहा था तो आपको पुत्र तो देना था उसको। बोले, माँ दुर्गा, उसको तो 7 जन्म में संतान नहीं थी, मैं क्या देता? तो माँ दुर्गा ने कहा कि जब संतान नहीं थी तो काहे को 1 साल से पूरी खा रहे थे?
तो आपको अगर पता है कि कोर्ट में ले जाने लायक केस नहीं है, तो काहे को आश्वासन देते हो कि नहीं चलिए हम आपको कोर्ट में सफलता दिला देंगे। इससे न केवल आपका व्यक्तित्व प्रभावित होता है, बल्कि पक्षकारों के बीच में कहीं ना कहीं इमेज भी डेंट होती है। वो क्योंकि आपके अलावा फिर और लोगों से भी मिलता है और पूछता है, तो चूंकि बाद में लोग सही सलाह देंगे कि नहीं तुमको जाना ही नहीं चाहिए था कोर्ट में। फेयरनेस क्या होती है? मैं अपनी बात रामचरितमानस के माध्यम से रखना चाहता हूं। आप में कमिटमेंट कितना है अपने अपने व्यवसाय के प्रति? रामचरितमानस का जो मंगलाचरण है वो तुलसीदास जी ने, जनरली आपने देखा होगा हर चीज की जो शुरुआत होती है वो गणेश से होती है। प्रथम जो अग्रज देवता है वो गणेश है। हर प्रतिष्ठा कुछ भी हो, इवन भवन तक भी बनाते हैं तो सबसे बड़े गणेश की प्रतिमा, गणेश का पूजन करते हैं, गणेश का आह्वान करते हैं। लेकिन रामचरितमानस में मंगलाचरण में तुलसीदास जी ने सबसे पहले गणेश का आह्वान ना करके उन्होंने लिखा वंदे वीणा विनायको। वंदे वीणा, सबसे पहले सरस्वती की वंदना की है, उसके पश्चात गणेश की भी वंदना की है। इस बात को लेके गणेश जी बहुत व्यथित थे। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि आपने गणेश को सेकंड नंबर पे रखा है और इस बात से लेके गणेश जी आपसे नाराज हैं। तो तुलसीदास जी को एहसास हुआ, तो उन्होंने फिर एक काव्य और लिखा, विनय पत्रिका। और विनय पत्रिका की जो शुरुआत है वो तुलसीदास जी ने गणेश जी की। उन्होंने लिखा गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुमन भवानी नंदन। सबसे पहले इस पंक्ति से गणेश जी इतने प्रभावित हुए, इतने खुश हुए कि उन्होंने लगा कि तुलसीदास जी अब हमारे खेमे में आ गए। संतों के ईश्वर भी भक्तों को हमेशा पसंद करते हैं, और भक्त अगर विद्वान हो और तुलसीदास जी सी हो तो कौन नहीं पसंद करेगा। तो गणेश जी इतने खुश हुए, उनको लगा कि अब तुलसीदास जी हमारे खेमे में आ गए, बहुत खुश हुए। तो तुलसीदास जी ने जब ये लिखा, उसके बाद गणेश जी प्रसन्न हुए। तो गणेश जी ने कहा कि तुलसीदास जी मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप मांगिए, आप क्या मांगते हो? तो तुलसीदास जी ने कहा कि मांगत तुलसीदास कर जोरी बसहु राम सिय हृदय मोरी। मैं गणेश जी आपसे ये चाहता हूं कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि राम और सीता मेरे हृदय में हमेशा वास करें। गणेश जी फिर उदास हो गए, उनको लगा कि अब तो हमारे खेमे में आ गए ये। तो ये मैसेज आपके लिए है कि कमिटमेंट तुलसीदास जी जैसा होना चाहिए। कमिटमेंट ऐसा हो कि कुछ भी हो, लेकिन आपका जो व्यवसाय है, आपका जो पेशा है, उसके प्रति सच्ची वफादारी, सच्चा कर्तव्य निर्वहन और पूर्ण ईमानदारी के साथ अपना काम करें। तभी आप यहाँ के लोगों को, यहाँ के गरीब जनता को आप न्याय दे पाएंगे। लास्ट में बात करते हैं सत्य की। हम सभी लोगों ने किताबों में पढ़ा है और अपने पूर्वजों से सुना है, धर्म से सुना है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। ये बात बिल्कुल सही है, मैं भी ये मानता हूं कि सत्य की हमेशा विजय होती है। पर क्या कारण है कि न्यायालय में कभी कभी सत्य पराजित हो जाता है? कभी गौर किया? मामला अच्छा था, वो विजय हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? इसका कारण अगर आप जानेंगे तो बहुत मामूली है। सत्य अकेला होता है, संगठित नहीं होता। सत्य की उस लेवल की तैयारी नहीं होती जो असत्य की होती है। आप महाभारत भी देखिए, पांडव किसके साथ थे? धर्म और सत्य के साथ। कौरव किसके साथ थे? अधर्म के साथ। पूरे साम्राज्य, पूरे देश की सेनाएं और बड़े बड़े राजा किसके साथ थे? क्या संगठन था, क्या तैयारी थी? अगर कृष्ण ना होते तो क्या पांडव विजय हासिल करते? लेकिन वो तो सत्य के साथ थे।
धर्म के साथ थे। ये केवल ईश्वर की कृपा से वो, अब कृष्ण जी सबके साथ तो नहीं आ सकते कि गांव के पक्षकार के साथ भी आ जाए कि ये तो सत्य के लिए लड़ रहा है, वो तो लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। कई बार वकील इस बात को लेके चिंतित नहीं होता कि ये खसरा खतौनी इसके नाम है, सब कुछ है, और तैयारी नहीं करता, संगठित नहीं होता, उस लेवल का अध्ययन नहीं करता कि बोले इसका मामला तो बिल्कुल अच्छा है। इसलिए सत्य की हार होती है। इसमें मूल जो केंद्रीय बिंदु है वो आप लोगों का है। आपको उस स्तर की तैयारी, इस बात को लेके केवल चिंतित और आश्वासित मत होइए